अगर आपने 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये या 1,000 करोड़ रुपये रिलायंस में डाले हैं, आपका रेट ऑफ रिटर्न एग्जैक्टली सेम है. दिस फीलिंग दैट पैसे बनाना गलत चीज़ है, पैसे के पीछे भागना गलत चीज़ है. लाइफ इज नॉट अ जीरो सम गेम बट टाइम इज. एक्सप्लेन टू मी. हम मीलों चले जाएंगे पैसे बचाने के लिए क्योंकि हमारा वक्त हमें फ्री लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा आप एंड आपके पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्या क्या परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन है? मेरा यार, रिच कंट्रीज आर लार्जली रिच बिकॉज ऑफ द स्किल्स. देयर आर टू इन्वेस्टमेंट्स दैट एवरी कंट्री हैज टू मेक. एक तो ट्रेडिंग के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज ट्रस्ट. व्हेन आई थिंक ऑफ द लाइक्स ऑफ एलॉन मस्क, जो मुझे लगता है नहीं है कि जिंदगी में शायद एक सेकंड भी बोर होते होंगे, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने करी एंड आपकी रातों की नींद उड़ गई है, वो क्यों करते हैं? सिर्फ एक कारण से, क्योंकि आपको लगता है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे. A truly happy person will never troll anyone else. आपको ट्रोलिंग तो बहुत होती है. Yes. क्या कहना चाहेंगे अंकुर जी आप इस पे? मैं आपको स्टोरी बता रहा था. प्लीज बताइए कि हम कैसे मिले थे. हाँ, आई एम वेरी कीन टू नो. 7 साल 8 साल पहले की बात है. Okay. एंड आई वाज स्टडीइंग एट IIT दिल्ली. अच्छा. और जस्ट मैं निकला ही था मतलब IIT दिल्ली से. और पढ़ने के बाद मैंने आपको मेल किया था कि मेरी कंपनी में मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, मेंटरशिप चाहिए. एट दैट टाइम आई वाज रनिंग अ डिफरेंट कंपनी ऑल टुगेदर. तो आपने बोला ठीक है आ जाओ. एंड आई मीन यू वर काइंड इनफ एट दैट टाइम ऑल्सो कि ठीक है आ जा. 2 मिनट में आपने मुझे रिप्लाई कर दिया था कि आ जा. तो मैं आपके ऑफिस गया नियर बाय. आप पहले नियर बाय में जब थे तो आई थिंक इट वाज सोना रोड पे और समवेयर है ना. करेक्ट. तो मैं वहाँ पहुँच गया. पहुँच गया, आपसे मिल लिया. सटल तरीके से आपसे इन्वेस्टमेंट मांगनी थी, बट वो मेंटरशिप के अंदर लोग वो कर देते हैं ना, बीच में से छुपा छुपा के बोलते हैं थोड़ा सा ऐसे मसाला डाल के कि यार मेंटरशिप दे दो, चाहिए पैसे ही होते हैं. सो लेट मी टेल यू दैट. तो मैं आपके पास पहुंचा, आपसे मिला. आपने मुझे एक चीज़ बोली कि यार तेरा ना B2B स्टार्टअप है, मैं कंज्यूमर ब्रांड्स में ज़्यादा फोकस करता हूँ. तो मैं समझ गया कि हाँ ठीक है, फेयर पॉइंट. अब मैं आपसे मिल के बाहर निकला. मैं बाहर जाके लॉबी में बैठा. और लॉबी में क्यों बैठा? क्योंकि मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे. सो आई केम थ्रू सम एफर्ट्स कि मैं पहुंच तो गया बट मैं वापस नहीं जा पाया. तो मैं कम से कम 2.5 से 3 घंटे बैठा रहा आपकी लॉबी में. एंड और उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक व्हाई एम आई हियर. आई डोंट इवन हैव मनी टू गो बैक टू माई प्लेस, क्योंकि मैं रहता था DLF फेज 4 के आसपास. तो अराउंड 10-15 किलोमीटर. नॉर्थ इंडिया की हीट थी पूरी. तो मैंने सोचा मैं वॉक करूँ क्या यार, इतनी दूर 10-12 किलोमीटर वॉक करूँ, लिफ्ट लूँ किसी से, लाइक वट एवर आई डू. फिर बड़ी मुश्किल से मैंने एम्बैरस होकर अपने फ़ोन किया, दोस्त को फ़ोन किया कि अरे काम कर प्लीज़ 200 रुपये भेज दे. तो ही सेंट मी द मनी एंड देन आई लाइक आफ्टर 2.5 hours ऑफ वेटिंग दैट डे आई मैनिफेस्टेड कि मैं ऐसा कुछ करूँगा होपफुली सम टाइम, दैट नेक्स्ट टाइम इतना काबिल बनूंगा कि अंकुर वारिकू will hopefully come to my place. That was the day I manifested. That is such a wonderful story. Yeah. Thank you so much. इसमें मेरा तो कोई भी हिस्सा नहीं था. I'm just incidental to the entire thing. But आपकी शिद्दत और मेहनत बहुत झलक के आ रही है. Yeah. Wonderful. That's so commendable. यार. Correct. I love these stories. I love these transformational underdog stories, क्योंकि इतनी बार हम खुद ही अपने आप को इतना पीटते हैं, अपने आप को जिल्लत करते हैं, अपने आप को महसूस कराते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हम ही हैं जो अपने आप को उठा सकते हैं. और आपने उस दिन अपने आप को उठाया. एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर वेयर यू आर, एंड आई एम होपिंग दैट यू विल बी इन अ फार बेटर प्लेस इफ नॉट ऑलरेडी. या थैंक यू सो मच. बट एनीवे, कमिंग ऑन टू व्हाट वी वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे. बिल्कुल. अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी फॉलोइंग यू ऑन ट्विटर. बहुत, मैं भी बहुत करता हूँ, बहुत दुनिया काफ़ी करती है. बट आई थिंक द ऑडियंस विल लव टू नो आपके जो थॉट्स ट्विटर पे आप जो डालते हो. मैं चाहता हूँ कि हम उसको कुछ हाईलाइट करें and we talk about that. Since we were talking about time, the first tweet that I wanted to highlight is आपने पीछे लिखा था life is not a zero sum game but time is. बिल्कुल. Explain to me. यार इसका तो जीरो सम से शुरू करते हैं. जीरो सम का सिंपल मतलब ये होता है कि आप जो भी एडिशन करते हैं उसी के लिए एक सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा ताकि सम हमेशा ज़ीरो हो. सो सिंपल एग्जांपल, जैसे पैसे को ले लेते हैं, तो लोग अक्सर ये गलती करते हैं समझने में कि अगर नितिन के पास 1 करोड़ रुपए हैं तो वो 1 करोड़ रुपए किसी के पास कम होंगे तभी उसके पास वो 1 करोड़ रुपए आए होंगे. तो किसी से लिया होगा तभी कोई गरीब बना होगा, कोई अमीर बना होगा, लेकिन जो सम है वेल्थ का वो हमेशा ज़ीरो ही रहता है. इसको स्केर्सिटी माइंडसेट भी बोलते हैं कि किसी चीज़ की उपज नहीं हो सकती, हमेशा चीज़ें सिर्फ बांटी जाएंगी.
जैसे एनर्जी के लिए बोला जाता है। एग्जैक्टली राइट। लेकिन मेरे ज़िंदगी जीने का जो एक्सपीरियंस तजुर्बा रहा है वो यही रहा है कि हर एक इंसान के लिए जगह है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रुतबा हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो एक्सपीरियंसेस इन पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो अकम्पलिशमेंट्स हो। बहुत सारे पॉडकास्ट एक साथ रह सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स एक साथ रह सकते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल CXOs एक साथ रह सकते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स एक साथ रह सकते हैं, सो ऑन। तो किसी को भी जीतने के लिए किसी को हारने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई हारा है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की जीत निश्चित है या तय है। लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली एट अ पर्सनल लेवल, जो ज़ीरो सम है। आप वक्त को सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते हो। वक्त हमेशा एक ज़ीरो सम पे भी आके रहेगा। तो अगर मैं अभी ये 1 घंटा इस पॉडकास्ट को दे रहा हूँ, मैं किसी चीज़ से वो 1 घंटा छीन रहा हूँ, एंड इसका कहीं भी कोई और तोल मोल नहीं हो सकता है। ये एक साइंस का फैक्ट है। एंड दैट मीन्स दैट वेयर वी स्पेंड आवर टाइम, हु वी स्पेंड आवर टाइम विद, व्हाट वी स्पेंड आवर टाइम ऑन इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल। क्योंकि आप जब किसी चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ना भी बोल रहे हैं। वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं। तो कभी भी आप इंस्टाग्राम को अगर 15 मिनट और दे रहे हैं, आप किसी और चीज़ से वो 15 मिनट छीन रहे हैं। शायद वो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, खुद के साथ वो वाला वक्त हो, बट समथिंग इज़ being taken away to give time to something else. And that's why life को कभी भी एक ज़ीरो सम से मत खेलिएगा कि यार मुझे जीतना है और अगर मैं जीत गया तभी किसी की हार निश्चित है, या अगर मेरे को किसी को हराना है तभी मैं जीत पाऊँगा। लेकिन अपने वक्त को हमेशा ज़ीरो सम में देखिएगा कि अगर मैंने किसी चीज़ से टाइम खींचा या किसी चीज़ पर टाइम बिताया तो मैं किसी और चीज़ पर टाइम नहीं बिता रहा। और आपको लगता है कि इज़ दिस द टाइम स्पेशली पार्ट, इट्स अ फंक्शन ऑफ डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड नेशन? जैसे डेवलपिंग नेशन इंडिया में बिल्कुल people don't really care about time. They care about money. Versus in US developed countries, people value time more versus their money. So there is always an evolution. ये एक बहुत ही चर्चित चीज़ है कि एक टाइम रिचनेस या टाइम पावर्टी होती है, एक मनी रिचनेस एंड मनी पावर्टी होती है। तो अगर आप कोई भी डेवलपिंग नेशन देखेंगे, जैसे भारत को भी देखेंगे, तो ऑन एन एवरेज, ऑफ कोर्स हर एक के लिए सही नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम एक टाइम रिच मनी पुअर कंट्री हैं। हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा है, पैसा नहीं है, तो इसलिए हम अपने वक्त को खर्च करते हैं पैसा बचाने के लिए या पैसा बनाने के लिए। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग विंडो शॉपिंग करते रहते हैं ताकि सबसे सही दाम मिले। बहुत सारे लोग बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐप्स चेक करते हैं ताकि सबसे सही दाम मिले। हम मीलों चले जाएंगे पैसे बचाने के लिए, क्योंकि हमारा वक्त हमें फ्री लगता है, लेकिन हमारा पैसा जो हम बचाते हैं वो हमारे लिए वैल्यूबल होता है और क्वांटिफाइबल होता है। लेकिन जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा, आप मनी रिच और टाइम पुअर होते जाएंगे। तो आप अपने पैसे को खर्च करना शुरू करेंगे अपना वक्त बचाने के लिए। तो आप बोलेंगे यार मैं ऊबर की सर्च प्राइसिंग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी ही गाड़ी चाहिए। मैं ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन के लिए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को फास्ट स्पीड इंटरनेट चाहिए। मैं अमेज़ॉन प्राइम खरीदने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे आज ही शिपमेंट चाहिए। मैं लोगों को हायर करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे अपने वक्त को फ्री करना है फॉर स्पेंडिंग इट समवेयर एल्स। सो यू राइट टू अ लार्ज एक्सटेंट कि जब आपके पास पैसा आने लगता है आप वक्त की अहमियत को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। लेकिन 2 चीज़ें, नंबर 1, बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली देखा है जो बहुत बेइंतहा पैसा कमा चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने वक्त की उतनी कदर नहीं करते जितनी उनकी करनी चाहिए। अभी वो 19-20 में फंसे हुए हैं, अभी भी वो जार के अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, अभी भी वो माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, अभी भी वो चीज़ें खुद कर रहे हैं, सो ऑन, जो उनको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि पैसे की सबसे बेस्ट यूज़ है अपने वक्त को फ्री करना। चीज़ें तो आप खरीद ही सकते हैं, लेकिन चीज़ें तो आप किसी भी पॉइंट पे खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो आप वाकई में खरीद सकते हैं अपने पैसे के साथ, वो आपका वक्त है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो अपने वक्त को सही से इस्तेमाल करेंगे, वो उस पैसा कमाने के या पैसा बनाने के पाथ पे चलना शुरू कर देंगे। तो 22 साल के लोगों को ले लीजिए, हम भी एक पॉइंट पे थे, एंड आपने मेहनत करके बोला यार मैं जेई की तैयारी करूंगा, आईआईटी जाऊंगा, लेकिन आपके जैसे ही शायद आपकी क्लास में ही करनाल में कोई स्टूडेंट होगा जिसने बोला यार वेल टपाइयाँ करनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पापा की दुकान पे ही बैठेंगे या कोई और धंधा खोल लेंगे या कोई बीकॉम कर लेंगे, एंड वो शायद कोई ज़िंदगी में कुछ अलग कर रहे हैं। तो आपने अपने वक्त को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में एक दिशा में डाला और उससे आपने अपने लिए एक ज़िंदगी बनाई, और वही सेम शहर, स्कूल, क्लास, माहौल में एक इंसान एक दूसरा डिसीजन ले रहा था, मे बी विद द सेम इकोनॉमिक स्ट्रेटा एज यू, लेकिन उनका डिसीजन उनको ज़िंदगी में कहीं और ले गया।
So you will see examples at both ends and they'll always be so. But by and large what you're saying is right कि पैसा आते हुए वक्त की अहमियत थोड़ी सी ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है. इसी में एक चीज़ और मैं पढ़ रहा था, when we are talking about zero sum game, there are two other extremes to zero sum game, which is positive and negative. अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ जीरो सम गेम, स्पेशली व्हेन इट इज स्मॉल ट्रेडिंग के इंट्राडे की बात करता हूं, क्योंकि अगर किसी ने अप पे बेचा है तो वो लूज करके उसने सेल किया ही किया है, राइट. एंड अगर हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा एक पॉजिटिव सम गेम है, बिकॉज मार्केट ग्रो हो रही है, कंपनीज पैसा बना रही हैं, रेवेन्यू आ रहा है, इंडस्ट्री कैप बढ़ रहा है. तो आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार मनी and overall stock market can always be a positive sum game. It is so powerful. Like you're so right in this. Think about it this way. And ये लोगों को ना चमकता नहीं है, but it's fascinating. Let's say a company, Reliance ले लेते हैं, and this is of course not a stock recommendation by any measure. अगर आपने 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये या 1000 करोड़ रुपये रिलायंस में डाले हैं, आपका रेट ऑफ रिटर्न एग्जैक्टली सेम है. ये नहीं है कि आपने 100 करोड़ डाले ना आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं. अगर वो एक सर्टन कैगर या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से मूव हो रहा है, लेट्स से 15% से, वही 15% हर एक इंसान पे लागू होता है. हर एक इंसान अमीर बन रहा है, हर एक इंसान को 15% मिल रहा है, किसी के साथ भी कोई भी अलग व्यवहार नहीं हो रहा है. अंतर सिर्फ और सिर्फ है कि आप क्या उसमें विश्वास करते हैं कि नहीं. क्योंकि अक्सर वो 10,000 वाला ये सोचता है कि नहीं यार 100 करोड़ वाले को ना कुछ ज़्यादा मिल रहा है. नहीं मिल रहा भाई, उसका बेस है, इसीलिए वो 15% आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन उसको वो कंपनी, उसको वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वही सेम रिटर्न दे रही है जो आपको मिल रहा है. ये अलग होने के बावजूद कि वो इंसान शायद मुकेश अंबानी को डायरेक्टली फ़ोन कर सकता है, उसको ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1.1% भी ज़्यादा नहीं मिलेगा. और आप शायद ज़िंदगी भर उस इंसान से मिल नहीं पाएंगे, लेकिन आपको एग्जैक्टली उतना ही मिल रहा है. Understand the power of this. It is insane when you start to think about it this way. लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते because they have the scarcity mindset. कि उन्हें वाकई में ऐसा लगता है कि अमीर बनने के लिए किसी को गरीब बनना ज़रूरी था, और अमीर लोग गरीबों से पैसा छीन के अमीर बनते हैं. If you look at the history of countries, क्या developed countries के पास भी scarcity mindset था पहले? The population there? यार हमेशा से था. I think it's a function of actually देशों को तो छोड़िए, हम अपने देश को ही देखते हैं. Why is there a difference between a Bombay and a Delhi in terms of the culture? Bombay almost always, because it was a port, just like Gujarat, just like Chennai, just like Kolkata, was a trading place. क्योंकि it was very access for ships to come and go. Trading के लिए the most important element is trust. अगर आप इंसान पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप ट्रेड नहीं कर सकते. वो तो बुनियाद है उस पूरे बिजनेस की, उस पूरे प्रोफेशन की. सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि सालों से वो कल्चर ऑफ ट्रस्ट विच स्टार्टेड बिकॉज ऑफ अ ट्रेडिंग सेटअप, अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अ ट्रेडिंग कल्चर हैज़ नाउ मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन हाउ पीपल ऑपरेट एंड बिहेव. बट इंडिया, Delhi was almost always a political capital. Not always, but in many ways इंद्रप्रस्थ से लेके बना आ रहा है. फिर ऑफ कोर्स बहुत सारे मुगल डायनेस्टी में आया, आगरा मूव हुआ, वापस दिल्ली आया, फिर ब्रिटिश राज में भी कोलकाता था, फिर वापस दिल्ली आया. सो इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम. हमेशा से एपिसेंटर रहा है. यस, इन सम शेप एंड फॉर्म बदलता आया है. बहुत जंगें हुई हैं, बहुत सारे रूलर्स आए हैं, गए हैं, लेकिन इट हैज़ बिन मोर ऑफ अ पावर सेंटर देन अ ट्रेडिंग सेंटर. अ पावर सेंटर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अबाउट कि दूसरा इंसान बोल तो कुछ रहा है लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है. इट इज़ ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, इट इज़ ऑल अबाउट नेगोशिएशन, इट इज़ ऑल अबाउट द डिप्लोमेसी विद विच यू कंडक्ट योर सेल्फ. तो नेचुरली वो व्यवहार सालों का कल्चर में एम्बेड हो जाएगा. वेयर इफ समबडी इन दिल्ली इज स्पीकिंग नाइसली टू यू, आपका फर्स्ट रिएक्शन है दाल में तो कुछ कहीं तो कुछ है स्कीम, क्या गलत कर रहा है, क्या गलत, लाइक ये इतनी चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रहा है, लाइक इतने प्यार से क्यों बोल रहा है, मैंने तो इसका कुछ भी नहीं किया ऐसा. कुछ तो गोची है, कहीं तो कुछ लोचा है, कहीं तो कोई स्कीम है. बट इट इज़ वेरी डिफरेंट इन अ सिटी विच इज इन द सेम कंट्री. And it's fascinating how, if you go back into history, not just of other countries, अपने देश का भी, you would see that difference. You'll see that difference कि लोग अमीर कैसे बने.
You will see there were cultures जहाँ अमीरियत education से आई. There were cultures जहाँ अमीरियत business से आई. There were cultures जहाँ अमीरियत connection से आई. And that you will see as the cultural basis of how that city, that culture operates and behaves. So it is almost always a function of कि उसकी जड़, उसकी बुनियाद कैसी थी, पैसे बनाने के एक स्टेटस आने का ज़रिया क्या था, एंड उसी से वो व्यवहार बना होगा एंड उसी से वो आगे प्रोग्रेस किया होगा. सो यू विल ऑल्सो सी कंट्रीज लाइक दैट, वेदर दे वर ट्रेडिंग और पावर सेंटर्स एंड सो ऑन. मैं, आप व्यवहार की बात कर रहे हो ना, तो मैं पीछे चंडीगढ़ में था एंड आई वाज ड्राइविंग एंड समवन वाज सिटिंग असाइड मी. तो मैंने देखा कि कोई रैंडम बंदा ऐसी रोड क्रॉस कर रहा है एंड इट वाज नॉट अ फुटपाथ कि या प्रॉपर वो जो हमारा क्रॉस ब्रिज होता है कि उससे क्रॉस कर रहा है, वो रैंडम बीच में कर रहा है. अब मैंने जब देखा दूर से कर रहा है तो मैंने ब्रेक मार ली. ठीक है, अभी सामने वाला बंदा मेरे को बोला, साथ में जो बैठा है, उसने ब्रेक क्यों मारी? तो मैं बोला वो जाने वाला है ना. तो बोलता तू भगाता ना, प्रा कर लेता ना. सो आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द बिहेवियर ऑफ द पर्सन हु इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इक्वली एडुकेटेड लाइक मी, बट इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्सपोजर ऑल्सो. मैं बाहर गया, मैंने देखा कि यार लोग वहाँ पे पेडेस्ट्रियंस की इज्जत करते हैं, रुकते हैं कि जाने दो. Even if it's a high speed road, people still will value the pedestrian over everyone else. I think it's a cultural phenomena, trust phenomena. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपब्रिंगिंग के टाइम पे भी एक स्केर्सिटी माइंडसेट की तरफ लेके जाती हैं कि हम वहाँ से कैसे निकले. हमारे बचपन में अगर हमारे घर वाले हमें बोलते हैं ना कि यार नितिन एक काम कर, 100 रुपये बचा ले, मंडी से जाने की बजाय तो यहाँ से सब्जी खरीदा, राइट? इवन इफ दे आर वेस्टिंग 200 रुपीज़ ऑन पेट्रोल एंड टाइम, बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग वैसे हुई है. तो इट टेक्स टाइम टू चेंज दैट स्केर्सिटी माइंडसेट. बट मैं सेकंड पे आता हूँ आपसे. आपने एक और चीज़ बोली थी कि अ ट्रूली हैप्पी पर्सन विल नेवर ट्रोल एनीवन एल्स. आपको ट्रोलिंग तो बहुत होती है. क्या कहना चाहेंगे अंकुर जी आप इस पे? यार जो वाकई में खुश है उसे किसी और को कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है. बहुत सिंपल सा है ये प्रिंसिपल लाइफ का. इसमें तो कोई दो राहें होनी ही नहीं चाहिए. मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि जो लोग ट्रोल करते हैं उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ खामी है, कुछ तो गैप है, कुछ तो एक वैक्यूम है जिसको वो भरने की कोशिश कर रहे हैं. एंड खासकर वो लोग जो एनोनिमसली करते हैं, क्योंकि वो किसी आइडेंटिटी, किसी छवि के पीछे छिप कर ये कर रहे हैं. और वो छवि जो उन्होंने बनाई है, वो जो आइडेंटिटी उन्होंने बनाई है, दे फील दैट इज़ फार मोर पावरफुल देन द एंटिटी दे एक्चुअली हैव फॉर देमसेल्व्स. क्योंकि अगर वो वाकई में अपने असली नाम से, अपने असली चेहरे से दुनिया के सामने आएंगे तो शायद उनको कोई घास नहीं डालेगा. लेकिन इस चेहरे, इस आइडेंटिटी, इस वजूद के साथ अगर वो आ रहे हैं, सडनली लोग एक कॉर्नर में कम से कम उनकी बातें तो कर रहे हैं. द एक्सटेंशन ऑफ कोर्स, एंड it may sound like such a stupid extension, but the extension is ki when you look at when you study most serial killers, mass murderers, you will realize ki there was always this sense of vacuum in their life, and they filled it with a identity that they crafted for themselves. It could be psychological, it could also be medical, it could also be chosen. Lekin there was something that was missing. They didn't like themselves. They actually hated themselves when they saw themselves in the mirror. And इसलिए जाके उन्होंने एक ऐसे नए इंसान की इजाद करी जो उन्हें लगता था उनसे ज़्यादा पावरफुल है, उनसे ज़्यादा अहमियत वाला है. Trolling at some basic level is the same thing. Of course not extended, and I'm not even suggesting कि कोई ट्रोलर अगर एक ट्रोल करता है तो वो सीरियल मर्डर बनेगा. लेकिन ये है बहुत ज़्यादा. एंड मैं इसको इसलिए एक विश्वास से भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार जब लोग मुझे ट्रोल करते हैं, एंड खासकर अगर वो एनोनिमस नहीं है, तो फ़र्ज़ करिए अगर नितिन कर रहा है, तो मैं अक्सर जब उनको जवाब देता हूँ, मैं उनका नाम पुकार कर उनको जवाब देता हूँ. एंड दैट डिफ्यूजेस देम, क्योंकि पहली बार शायद somebody has seen them in a way that they never saw themselves and they always wanted to be seen. तो अगर मैं वापस बोलता हूँ कि हे नितिन, आपने ये बोला वगैरह वगैरह, एंड आई हर्ड दिस फ्रॉम यू एंड आई वुड वांट टू मेक दैट चेंज, लेकिन आप इसको एक अच्छे ढंग से भी बोल सकते थे, एंड सो ऑन. एंड फिर वो ऑलमोस्ट ऑलवेज नितिन मुझे पर्सनली डीएम करके सॉरी बोलेंगे. रियली? हमेशा. अभी लिंक्डइन में ये हुआ था. मैंने अपना एक, आई थिंक आपने कुछ पर्सनल की बात की थी. नहीं, पर्सनल फिटनेस की मैंने अपनी जो जर्नी थी वो डॉक्यूमेंट करी थी. तो एक इंसान ने, ऑफ कोर्स उनका नाम ज़रूरी नहीं है, उन्होंने बोला था कि क्या बकवास है, चल आगे नेक्स्ट. और फिर मैंने उनका बिल्कुल नम्रता से जवाब दिया था. एंड देन डे बिफोर ही सेंट मी अ डीएम, इज लाइक आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई वाज रूड टू यू.
Were you always like this? I was always like this. Were you always telling people, addressing by their name? बिल्कुल. Yeah, this is something that you've learned. नहीं हमेशा से ऐसे ही था. ये आई वुड हैव टू क्रेडिट माई मॉम डैड फॉर दिस. हमें हमेशा वैल्यूज़ जो हैं वो सही, ये नहीं है कि बाकी माँ बाप नहीं करते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये बोला गया था कि यार नम्रता बहुत ज़रूरी है. एंड सीखा भी वही, जाना भी वही, फितरत भी वही है, तो बदलना नहीं पड़ा कुछ. मुझे कोई नया रूप नहीं धारण करना पड़ा. ऐसा नहीं है कि जब मैं पब्लिक फिगर बना तब मैं ही ऐसा था. आप किसी से भी मुझसे जुड़ा है कई सालों से पूछेंगे तो मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ. आई फाइंड इट ईजी टू डू इट. मैं ना इस पे जब और पढ़ रहा था तो आई फिगर्ड आउट, when you look at the Maslow's hierarchy of needs, most trawlers will fall in the lowest level of the hierarchy of needs. And the more in the higher level of that Maslow's hierarchy, especially if you attain that self-actualization wala, top wala bar, you end up not trolling anyone, because that's how the process is. Because you don't need to. There is no need. Trolling is essentially a need that you are fulfilling. It's a psychological need. It's an emotional need. एंड अगर वो नीड ही नहीं है, इफ़ यू गॉट टू इनटू दैट पॉइंट, एंड इसका मतलब ये नहीं होता है, अ बिग मिस्टेक दैट पीपल मे मेक इज़ दे अज्यूम कि जो इंसान ट्रोल नहीं करते हैं या जो इफेक्टेड नहीं होते हैं वो परफेक्ट है. नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ट्रोलिंग को अच्छे से रिसीव करता हूँ और मैं उससे ट्रिगर्ड नहीं होता हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ. एब्सोल्युटली नॉट. मैं अवेयर हूँ. आई नो एग्जैक्टली हु आई एम, एंड आई नो एग्जैक्टली कि मेरी खामियाँ क्या हैं. आई नो एग्जैक्टली कि मेरे गुड पॉइंट्स क्या हैं. सो नो बडी कैन गिव मी एनी थिंग दैट आई डोंट नो ऑलरेडी. एंड मेरा हमेशा बेंचमार्क यही रहता है नितिन. इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर फॉर मी द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ फीडबैक इज़ व्हेन आई हियर समथिंग दैट आई डिड नॉट नो अबाउट माई सेल्फ. एंड आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस. गिव मी एन एग्जांपल कि ऐसा कुछ फीडबैक किसी ने ट्रोल के रूप में दिया हो, बट यू रियलाइज इट्स अ फीडबैक नॉट अ ट्रोलिंग. ऑल द टाइम. जैसे a very simple example, 2021-22 में था, when my ads for my current startup Webveda, they were really frequent क्योंकि उस टाइम पे, I won't get into the details, but उस टाइम पे ये था कि we couldn't control it. ऐसा नहीं, हम कंट्रोल करना नहीं चाहते थे. there was no mechanism in Google and Meta to control it. एंड लोग गालियाँ देते थे बहुत ज़्यादा कि मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, इसका चेहरा आ जाता है बार बार, ये हमेशा यहीं दिखता रहता है, ये सब है. एंड सम पीपल वर पोलाइट, सम पीपल वर नॉट सो पोलाइट. बट द ट्रूथ इज़ कि कोई भी सुबह उठ के ना ये नहीं बोलता कि आज मैं अंकुर वारिको की ज़िंदगी बर्बाद करूँगा. आई एम नोबडी इन देयर लाइफ, बट आई एम ट्रिगरिंग समथिंग इन देम. आई डोंट केयर अबाउट व्हाट द ट्रिगर रीज़न इज़, क्योंकि दैट इज़ फॉर देम टू वर्क ऑन. वो उनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम है. बट आई केयर व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट ट्रिगर. एंड व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ ट्रिगर इज़ दे गिविंग मी फीडबैक कि अंकुर आपके एड्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं. अब वो अगर माँ बहन की गालियाँ के साथ आ रहे हैं या वो नम्रता से आ रहे हैं, दैट इज़ द टोनैलिटी ऑफ द मैसेज. बट द मैसेज इज़ वेरी क्लियर, आपके एड्स फ्रीक्वेंट है. एंड आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ, अगर मैं इस मैसेज को एब्जॉर्ब करके, क्योंकि मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि ये खामी है, ठीक कर दूँ, I will become a better version, and they will have one lesser thing to get triggered by. It is such a great outcome. It is such a brilliant outcome. Why would I get defensive? Why would anybody get defensive? Like एक इंसान आपको वाकई में बता रहा है ये आप में गलती है, उसको आपने ठीक कर दी, आप बेहतर बन जाओगे, उसको एक कम कारण मिलेगा आप पे गुस्सा होने का या ज़िंदगी में आपको कुछ भी बोलने का. Why would you get defensive? It just does not make sense to me why people get defensive. And the only reason is their insecurities of not being seen in a certain way. But how do you know it's a feedback, not a troll? Oh, that is for me to decide. That is the best part about feedback. Feedback की बुनियाद यही है that you are always in control of receiving or rejecting that feedback. You're not in control of whether that feedback comes to you or not. तो मैं जो भी चाहूँ आपको बोल सकता हूँ, लेकिन आपकी मन मर्जी है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं. अगर आप उसको करते हैं तो आप बेहतर बनेंगे. अगर आप उसको नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसकी बुनियाद नहीं है या इसका वजूद नहीं है या ऐसी बकवास है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट, यू विल नेवर गेट ट्रिगर्ड. सिंपल एज दैट. मतलब अगर मैं आपको बोलूँ यार नितिन आपके ना पीले बाल बहुत बकवास लग रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट ऑफेंडेड क्योंकि आपके पीले बाल नहीं है. तो ये बकवास कर रहा है, ये अंधा हो चुका है. यू आर नॉट गोइंग टू यार ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्या है वगैरह वगैरह. बट इफ आई सडनली रिमार्क अबाउट योर कॉन्टेंट, about your success, about your life वगैरह, you may get triggered. Why? Because you are not fully aware of who you truly are. And one of the things that, in addition to this trolling thing is कि if you truly understand yourself, अगर आप वाकई में खुद को जानते हैं, nobody can ever touch you.
Nobody can ever touch you, ever. इसी में एक और चीज़ ये भी हो सकती है ऑन द फ्लिप साइड दैट लॉट ऑफ पीपल क्रिएटर्स स्पेशली हु नो कि यार मुझे ट्रोल कर रहा है, लेट मी यूज दिस एज एन एडवांटेज एंड एम्पलीफाई दिस, बिकॉज एनी काइंड ऑफ PR इज गुड PR. यार ऐसे बहुत लोग होते हैं and करते हैं ऐसे, ऑफ कोर्स. आई एम श्योर आपने इकोसिस्टम में बहुत लोग देखे हैं. एंड टू ईच देयर ओन. मतलब मैं लोगों की ज़िंदगी तो डिफाइन नहीं करता हूँ. मेरे लिए मैंने बस ये देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अगर मैं किसी ट्रोल को वार्मली रिसीव करता हूँ या एक ऐसे ढंग से बोलता हूँ जो दुनिया नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी या वो ट्रोलर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पीपल एक्नॉलेज इट एंड दे आर ऑफन सरप्राइज्ड एंड दे ऑफन टॉक अबाउट इट. आई एम नॉट डूइंग इट फॉर देम एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनके लिए ज़रूरी है या नहीं है, या कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके. और काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ें जब मैं इस पर पढ़ रहा था ना, आई गॉट टू नो दैट इफ़ यू लुक एट इंडिया रैंक्स नंबर 1 इन ट्रोलिंग. रशिया एंड चाइना आर मोर लाइकली कम्युनिटी बेस्ड ट्रोलिंग. और अगर हम इसमें अर्बन और रूरल का डिवीजन देखते हैं ना, तो रूरल आर ऑलवेज ऑन दी ट्रोलिंग कम्युनिटी बेस्ड, के मतलब रिलीजन को अटैक करना या किसी के थॉट प्रोसेस को अटैक करना. दे आर नॉट इंडिविजुअल लेवल पे ट्रोलिंग. मतलब अगर हम क्रिएटर को ट्रोल कर लें, मोस्ट ऑफ दीज ट्रोलर्स विल ऑलवेज कम फ्रॉम अर्बन एरियाज. हैव यू ऑब्जर्व दैट? यस. आपको खुद से जब ट्रोल करता है तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कभी? 100%. बिल्कुल बिल्कुल. एंड इसका द एक्सप्लेनेशन इन माई हेड इज अगेन द सेम थिंग, द स्कैरसिटी माइंडसेट, द जीरो सम गेम. कि जब आप एक अर्बन सेटअप में जाते हैं, खासकर एक ऐसे देश में जहाँ डिमांड लिमिटेड है, सप्लाई ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीपल, यू नो दैट एवरीथिंग बिकम्स अ कंपटीशन. एवरीथिंग बिकम्स, अगर कोई इंसान इंटरव्यू में पास नहीं हुआ तभी मेरे लिए जगह बनेगी. अगर एग्ज़ाम देते हुए टॉपर को दस्त लग गए तभी मैं टॉपर बन पाऊँगा. एवरीथिंग इज़ सिम्बॉलिक एंड इट इज़ बिकॉज अगेन आई गो बैक, हमारे देश में अभी भी उतना सप्लाई नहीं है ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जितना डिमांड है ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. तो लोगों को पता है कि एक दूसरे के कंधे पे खड़े होके ही आप लंबे बन सकते हैं. एंड दैट इज़ द क्रैब मेंटालिटी, राइट? जो होता है कि व्हेन यू पुट क्रैब्स इनटू अ बकेट, द क्रैब्स पुल ईच अदर डाउन. इट इज़ नॉट अबाउट वेदर दे आर एबल टू एस्केप, इट इज़ अबाउट कि वो किसी दूसरे को एस्केप नहीं करने देंगे. एंड दैट्स कॉल्ड द क्रैब इफेक्ट और द क्रैब मेंटालिटी. और वो ज़्यादातर देखा जाता है हमारे में. एंड देयर इज़ ऑफ कोर्स अ रीज़न फॉर दैट, बिकॉज देयर आर्ट इनफ अपॉर्चुनिटीज़. आप रूरल में जाएंगे, यू सडनली फाइंड इट वेरी डिफरेंट, क्योंकि रूरल में जगह है, हवा है, लोग हैं, मदद का एक वैल्यू है, एक एग्जाम्पल है, एक धारा है. You suddenly are community based. People are not living in siloed life. There are even communal kitchens. There are communal weddings. There are communal gatherings. So suddenly it will also be reflected in that trolling. तो हाँ, ये होगा कि एक मज़हब के लोग एक गांव में रह रहे हैं, एक अराउंड अपनी एक कम्युनिटी होगी, लेकिन वो सब एक साथ रहते हैं. उनमें कुछ ये नहीं है. पर गुड़गांव के आप हाई राइज में देखेंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि आप अपने पड़ोसी को जानते भी नहीं हैं. इट इज़ पॉसिबल कि आप पार्किंग के लिए लड़ रहे हैं. इट इज़ पॉसिबल कि आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए लड़ रहे हैं. इट इज़ पॉसिबल कि आप ब्लिंकिट का ऑर्डर किसको कहाँ जाएगा उसके लिए लड़ रहे हैं. लाइक छोटी छोटी चीज़ें जो कि गांव में नहीं होंगी, छोटे शहरों में नहीं होंगी. सो यू विल सी दैट डिफरेंस. It's easy to explain, but it is a reality. Another one that you tweeted is, if using AI paralyzes you today, it's only a matter of time before AI replaces you tomorrow. बिल्कुल. I know that you use a lot of AI in your day-to-day functioning. Tell me more about how do you leverage AI currently अपने process में. बिल्कुल. यार सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी है कि AI ना एक ड्रग जैसा है. एक्चुअली आई विल इक्वेट इट टू से सोशल मीडिया. सोशल मीडिया हैज़ बीन प्रूवन to have negative effects on people who actively use it or use it in abundance. But by the same measure, social media is a insanely positive multiplier. आप ट्विटर जैसी जगह पे, इंस्टाग्राम पे भी चले जाइए, the ability that आप कनेक्ट कर सकते हैं, the
फैक्ट कि आप इतना अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं अपने घर पे बैठे हुए, यू गेट एक्सपोज टू सो मेनी डिफरेंट माइंड्स, इट्स लाइक रीडिंग मल्टीपल बुक्स इन द सेम डे। लेकिन वही एल्गोरिदम आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है, क्योंकि वो आपको रैंडम गाने, रैंडम मीम्स, रैंडम कॉमिक, करण औजला का रीसेंट सॉन्ग बस है तो कुछ भी होगा एंड द नेक्स्ट थिंग चलेगा, 3 घंटे निकल चुके हैं। AI is exactly like that. You can get addicted to using AI to create your work. So, hey, write a cold or draft a cold email to Ankur Warikoo looking for a job as a video editor. वो कर लेगा, क्योंकि वो अंकुर वारिकू के बारे में भी जानता है, वो वीडियो एडिटर के बारे में जानता है, आपके बारे में भी जानता है। लेकिन you basically outsourced your thinking to something else. And that is a short way of you decaying in the future. The other thing is, नहीं यार मैं खुद की ईमेल लिखूंगा बिकॉज आई एम दिस प्योरिस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ AI एट ऑल। या तो मुझे इससे डर लगता है, या तो मुझे लगता है कि ये मुझे कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो वो एक अलग लेवल का अंधविश्वास है। द मिडिल ग्राउंड दैट आई यूज़ इट फॉर इज़, लेट्स से आई एम राइटिंग एन ईमेल, आई विल राइट दैट ईमेल फर्स्ट एट माई एंड, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ, मेरे में वो क्षमता है और सोचने की एबिलिटी है। एंड देन आई विल फीड इट टू AI, लेट्स से ChatGPT, विच आई यूज़ मोस्ट ऑफन, and I will make it act like a coach or a mentor or a guide, and I will say इस चीज़ में खामियां निकालो, इस चीज़ में गलतियां निकालो, मुझे फीडबैक दो, become my worst critic and tell me where have I gone wrong, what is it that I haven't taken into account, what is it that I can do to fix. Don't fix it for me, I'll fix it myself. You simply need to be the teacher that tells me I have made a mistake, here is why it is a mistake, and here is how I could fix it. And then I will fix it. Then I'll dump it back to you. You'll again give me feedback. And ye back and forth will make me a better output generator using my intellect, but using your guidance. And that is how I use AI. I don't use AI to create my work. I use AI to elevate my work. And for those who are doing it, they are always going to win. मैं बहुत बार जब वेबवेदा के क्लासेस ले रहा होता हूँ, मैं लोगों को ये बताता हूँ, यार अपना कोई बहाना ही नहीं रहा है, कोई बहाना ही नहीं रहा है। आप आ रहे हैं, बोल रहे हैं अंकुर, आप बोलते हैं कि इंटरव्यूज़ के लिए आप मॉक इंटरव्यूज़ करिए अपने दोस्त के साथ, ताकि वो एक इंटरव्यूअर बने, आप इंटरव्यू ही बने, एंड फिर रिहर्सल करेंगे। लेकिन नहीं है, दोस्त नहीं है। लाइक भाई, लाइक रियली इज दैट योर एक्सक्यूज? लाइक आज 2025 में आपका ये एक्सक्यूज है कि आपको एक इंसान नहीं मिल रहा है इंटरव्यू करने के लिए? फिर मैं सडनली वॉइस खोलता हूँ ChatGPT का, बोलता हूँ यार मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, सेल्स जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ये वगैरह है, अब मेरा 15 मिनट आप इंटरव्यू करिए और मुझे फीडबैक दीजिए अपने आंसर पे। वो करेगा, वो आपको अंग्रेजी सिखा सकता है, वो आपको फिजिक्स सिखा सकता है, वो आपका इंटरव्यू ले सकता है, वो आपको पैसे कैसे मैनेज करने हैं वो बता सकता है, हर एक चीज़ कर सकता है वो आपके लिए। लेकिन आपको उसको एक गाइड के रूप में यूज़ करना होगा, आपके रिप्लेसमेंट के रूप में। इफ़ यू डू दैट, you are absolutely home. You're absolutely home. I'll tell you 2 examples where I felt AI to be bad and to be good. अच्छा, एक एग्जाम्पल ऐसा है, जब मैं पीछे पॉडकास्ट में कर ही रहा हूँ इतने टाइम से, सो आई इन्वाइटेड तहसीन पूनावाला ऑन माई पॉडकास्ट एंड आई फेड इन टू दी AI ChatGPT कि काम कर, मेरे लिए रिसर्च कर, व्हाट शुड आई आस्क तहसीन, राइट, एंड क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑल्सो फॉर द एपिसोड। वो पूरा एपिसोड का एक 10 पेजों का पूरा स्ट्रक्चर आया, उसमें स्टैट्स थे, आई क्रिएटेड अ प्रॉम्प्ट कि मुझे स्टैट्स भी चाहिए, कंपैरिजन्स भी चाहिए, रिसर्च भी होनी चाहिए उसके अंदर, लाइक व्हाट कैन आई आस्क, व्हाट कैन आई कोट, ऑल ऑफ दैट। मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ गया, द एपिसोड वेंट वेरी गुड, बट आई रियलाइज वन थिंग कि यार मेरी खुद की स्ट्रक्चरल थिंकिंग कहाँ गई इसके अंदर। लाइक मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, मेरे को तो पूरा एक डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया कि तू ऐसे बैठेगा, ऐसे बात करेगा, ये पूछेगा, ये सोचेगा। आई एम लाइक पैरालाइजिंग माई थिंकिंग अप्रोच इफ आई गो विद दैट स्ट्रैटेजी। आई चेंज्ड इट। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमेशा मैं पहले खुद लिखता हूँ कि मुझे क्या पूछना है, एंड देन पॉइंट बाय पॉइंट आई फीड इन द ChatGPT के काम कर, मैंने ये सोचा है दैट आई एम गोइंग टू आस्क दिस एंड दिस इज द थॉट प्रोसेस आई हैव, टेल मी मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर अप्रोच rather than the reverse. I love it. क्योंकि उससे मुझे बहुत पैरालाइज फील हो रहा था। बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, what I did recently and my dog was sort of parasitic infection हो गया था उसको भी रिसेंटली, 4-5 दिन पहले की बात है, और बहुत पैनिक हो गया घर पे कि यार क्या हुआ। Obviously I had to take her to vet, बट रात को ना वो थोड़ा ब्रीदिंग हैवी कर रही थी,
अब मेरे को पैनिक हुआ अगेन, बिकॉज बच्चे हैं वो बोल भी नहीं सकते, डॉग तो इतने छोटा बच्चा तो फिर भी रो के आपको बता देगा क्या हो रहा है, डॉग तो कुछ भी नहीं करते। अब मैं सोचूं यार मैं क्या करूँ, रात को 2 बजे फ़ोन भी किसको करूँ, कौन से वेट होगा यहाँ पे अवेलेबल। सो आई फेड इन ChatGPT के काम कर, ये वीडियो है, ये पिक्चर्स हैं, टेल मी मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि क्या इशू आ रहा है इसको, है ना। और मैंने हिस्ट्री दी, और सबसे अच्छा फंक्शन ChatGPT का भी आ गया कि उसमें मेमोरी है, तो उसको पता है कि पिछले 3 दिन पहले क्या हुआ था। सो आई डोंट हैव टू रीफीड हर एवरी टाइम कि ये प्रॉब्लम हुआ था, ऐसे हुआ था। इट ऑलरेडी नोज अ लॉट अबाउट दी सिचुएशन इन हैंड। मुझे इंस्टेंटली फीडबैक मिला कि एक काम करो, शायद ऑयल ट्रैप हो रहा है इसकी बॉडी में, बिकॉज आपने कोकोनट ऑयल लगाया था उसको, क्योंकि चोट लगी थी तो मम्मी क्या करते हैं ना, बच्चों की तरह वो कोकोनट ऑयल लगा देते हैं, तो उसको भी लगा दिया मम्मी ने। अब उसके बाल हैं, मम्मी ने ये रियलाइज़ तो किया नहीं कि उसके बाल हैं, वो हीट ट्रैप हो रही है उसको। और मम्मी जैसे ऑल बच्चों को क्या करते हैं ना, वो कंबल डाल देंगे, उसको भी डाल रखा है। अब वो हीट ट्रैप हो रही है तो उसकी ब्रीदिंग उस वजह से ज़्यादा हो रही है। सो ChatGPT ने मुझे रिकमेंड किया कि काम कर, ठंडे उस लाइक वेट डैम्प क्लोथ से उसको तू क्लीन कर। द मोमेंट आई क्लीन्ड हर इन 5 minutes her breathing was normal. God, that is so crazy. The panic went from that panic to a normal state. Yeah, बिल्कुल। तो ये ChatGPT, if you know how to use it, is something that will empower you the most. Absolutely. इसी पे ना आपने एक और चीज़ बोली थी, इनफैक्ट 2 चीज़ें बोली थी, I'll grill you on that. Since we are talking about the veterinary and doctor side, आपने, I think you were at a doctor's clinic and you said, I doubt this will be true for long in the world of AI, and there was a picture that said, I am way better than your internet search, right? I can imagine internet search was obviously not as comparable to a doctor. But you think in AI, at least at a lower level of basic, doctor level, is something which can be replaceable? 100%. 100%. Already doing it, यार। मतलब आपका केस यही है। I'm not, and this is not any advice to people to use the internet or AI as a replacement for doctors. पर मुझे लग रहा है कि early diagnosis and home diagnosis will instantly move to AI. It needn't be आप टाइप कर रहे हैं, इट कुड वेरी वेल बी कि आपने एक सर्विस लिया हुआ है। वो सर्विस मेदांता का हो सकता है, अपोलो का हो सकता है, डॉक्टर वारिको का हो सकता है, डॉक्टर बजाज का हो सकता है, एंड कुड वेरी वेल बी अ सब्सक्रिप्शन, बट इट इज़ गोइंग टू बी पावर्ड बाय AI, एंड it is going to be fed by, say, the experience of that doctor, the credentials of that doctor, of course, all the history of it. So think of it like a personalized LLM which knows your patient history, the doctor's experience, creates an agentic model, and that is what you're using. अब वो आपने फ़ोन पे कर लीजिए, एलेक्सा पे कर लीजिए, किसी भी और रूप में, but it is your first line of defense. It's like first aid. Like, किसी ज़माने पे किसी ने बोला होगा ना, यार चोट अगर लग जाए तो सीधे तुरंत डॉक्टर के पास, लेकिन किसी ने बोला होगा नहीं यार, डॉक्टर के पास तो हर बार नहीं जा सकते ना, ये रहा बैंडेड, ये रहा बीटाडाइन, ये रहा ऑइंटमेंट, ये रहा पट्टी, ये रहा ब्लड प्रेशर, ये रहा वो वगैरह, इसका एक डब्बा बना लेते हैं, एंड लेट्स जस्ट मेक इट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. इट डजंट नीड टू बी अ ह्यूमन. द सेम वे इट इज़ गोइंग टू हैपन. नाउ दैट इज़ नॉट टू सजेस्ट कि यार AI अब कैंसर भी सॉल्व कर देगा या AI सर्जरी भी कर लेगा. किसी पॉइंट पे शायद वो भी मुमकिन होगा, लेकिन अभी के लिए इट्स इज़ वेरी ऑब्वियस टू मी कि एक अर्ली डायग्नोसिस, इफ डन राइट एंड डन इन द राइट कंडीशंस, कैन ईजिली कम फ्रॉम एन AI. मेरा रिस्ट का यही था, ये टेंडन, आई प्ले टेनिस एंड मोस्ट लाइकली इंजरी उसी की वजह से हुई है. तो आई डिस्क्राइब द पेन दैट आई वाज फीलिंग. इट गेव मी अ डायरेक्शन कि ऐसा हो सकता है कि टेंडन है, ऑर्थोपेडिक के पास जाइए. ऑर्थोपेडिक ने भी एग्जैक्टली सेम चीज़ बोली. फिर MRI थी, मैंने MRI रिपोर्ट भी ChatGPT में डाली, ऐसे जिसको करिए. फिर मैं डॉक्टर के पास गया, बट द गुड थिंग वॉज दैट अगर वो डॉक्टर 2-3 दिन तक नहीं अवेलेबल था, या अगर वो बिजी था, या वो कुछ भी और था, एटलीस्ट आई गॉट अ सेकेंड ओपिनियन जैसे मिलता है कहीं और से. आई डिडंट एक्ट ऑन इट, बट आई वॉज एटलीस्ट नॉलेजेबल एंड आई वॉज अवेयर. आई वॉजंट ट्राइंग टू बिकम माई ओन डॉक्टर, बट आई सर्टनली हैड हेल्प दैट आई नेवर हैड बिफोर. डू यू थिंक दैट्स गुड और बैड? लाइक फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स यूज्ड टू हेट दिस कि यार तुम लोग ना पढ़ के आ जाते हो और आके हमारे सामने ज्ञान देते हो. करेक्ट. विद द AI वर्ल्ड, this is going to amplify even more. Like people will have more nuanced answer compared to a normal internet search. बिल्कुल, which is why it is very important यार कि आप ना अपना ईगो हमेशा साइड पे रखें, और अगर एक इंसान के पास गए हैं तो उसकी जो अहमियत है, उसका जो रुतबा है, उसकी इज्जत करें. तो मैंने सब कुछ कर लिया था, मेरे पास सारा रिसर्च था वगैरह, लेकिन मैं वहाँ डॉक्टर के सामने बैठ के डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं कर रहा. सोचा होगा ना कि यार मुझे पता है तू ये बोलने वाला ना. नहीं, लाइक इट इज मोर लाइक यार आई वांट टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू. आई हैव
done my own research, which is how it would be. लेकिन your point of view comes from experience, and the reason I'm sitting in front of you is because I value that point of view. I don't want to come here to show कि मुझे आपसे ज़्यादा पता है या आपको क्या ही पता है वगैरह. मैं इसलिए आपके सामने बैठा हूँ क्योंकि आपका तजुर्बा मेरे लिए ज़रूरी है. So please do not dismiss that. It's the same thing with any other teaching. अगर आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं एंड आप एक डिलिजेंट स्टूडेंट हैं, आप अपना प्री स्टडी करके गए हैं, आप अपना प्री रीड किया हुआ है, आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपने अपना रिसर्च किया हुआ है, आप जाके टीचर को ये तो नहीं बोलते ना मुझे सब कुछ पता है, आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. आप उनकी बात सुनते हैं और वो जो बोलते हैं और जो आप सीखे हैं उसको जोड़कर आपका एक नया स्टेज बनता है. दैट इज़ हाउ यू सपोज टू बी. द वर्स्ट वे इज़ यू गो कम्प्लीटली ब्लाइंड एंड यू ट्रस्ट व्हाट इज़ बीइंग सेड, क्योंकि दैट इज़ नॉट एवर गुड. और दैट यू एज्यूम कि जो आपको पता है वही सब सच है और जो सामने वाला बोल रहा है वो तो बकवासी है. द बेस्ट वे इज़ टू ड्रॉ द बेस्ट फ्रॉम एवरीथिंग. दैट इज़ दी बोलते हैं ना सोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग, दैट यू आस्क and you answer and you question, but that means that there is a basis for you to ask. You're not just randomly asking क्योंकि आप जिज्ञासु हैं. आपकी भी एक बुनियाद है, उस बुनियाद पे आप और क्लैरिफाई कर रहे हैं and you get an answer which you absolutely respect. Then why do you say AI will wipe out the middle management in companies? क्योंकि middle management ना कुछ काम नहीं करता है. ये मेरा point of view है. There are two things that are never going to go away. एक working force that will have to execute, और एक थिंकिंग फोर्स विच विल हैव टू डिसाइड व्हाट टू वर्क ऑन. बीच वाले जो लोग हैं ना वो सिर्फ इसलिए क्रिएट किए गए थे बिकॉज इट वॉज एक्सट्रीमली हार्ड फॉर द थिंकिंग फोर्स टू मैनेज द वॉल्यूम एंड अबंडेंस ऑफ द वर्किंग फोर्स. तो बीच में लेयर्स बनती रही कि जी आप मैनेज कर लो, आप मैनेज कर लो, आप मैनेज कर लो, आप मैनेज कर लो. इसीलिए किसी स्टार्टअप में तो कोई मिडिल मैनेजमेंट नहीं होती है. अगर मिडिल मैनेजमेंट वाकई में ज़रूरी होती तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती, लेकिन स्टार्टअप में क्यों नहीं होती है? क्योंकि लोग ही 5 हैं, तो कोई दरमिया नहीं है, स्केल नहीं है ना उतना. बिल्कुल लाइक स्केल तो दूर की बात है, कोई डिस्टेंस भी नहीं है. फाउंडर सीधे ऑन द ग्राउंड वाले इंसान को बोल रहा है भाई करना क्या है, या खुद कर रहा है. करेक्ट. लेकिन जैसे ही बड़ा बनना लग जाता है, क्लियरली द CXOs और द थिंकिंग फोर्स कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग, सो दे बिकम्स अ मिडलमैन. आई फील दैट AI will be that middleman. The thinking force will actually enable AI to manage, supervise, give feedback, mentor, coach the working layer. So that the working layer becomes sharper and sharper and sharper. Assuming कि working layer का भी काम AI नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे working layer के भी काम AI करना शुरू कर देगा. लेकिन जहाँ नहीं हो सकता है वहाँ there will be easily a layer of agentic management which will be trained by the thinking force and will be used by the working force. I'll tell you an example of this. Especially जब आप working layer की बात कर रहे हैं ना, तो my company, अभी शायद आपको नहीं आइडिया होगा ज़्यादा क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की. So we have AI agent platform. So उसके अंदर we created an agent जिसका काम है for a very large travel company. वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट पे तकरीबन रोज़ के 20,000 लोग आ रहे हैं जो साइन अप कर रहे हैं. इट्स अ वेरी लार्ज, वेरी पॉपुलर, आपको बहुत अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेरी पॉपुलर ट्रैवल कंपनी. उसकी वेबसाइट पे 20,000 लोग रोज़ आके साइन अप करते हैं, न्यू अकाउंट. ठीक है. अभी उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो 20,000 लोगों को, उनकी 80 लोगों की टीम को मैनुअली कॉल करना पड़ता था, फिगर आउट करना पड़ता था कि यार ये बंदे हमारे लिए रेलिवेंट हैं या नहीं है. क्वालिफाई करना पड़ता था या सेल करना पड़ता था, पिच करना पड़ता था कि वेदर इट्स अ गुड प्रॉस्पेक्ट और बैड प्रॉस्पेक्ट. एंड दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम बिकॉज दे वर नॉट रियली अवेयर who these people are who are signing up. Correct. Because it's just an email ID, so they don't know. B, they were largely every day feeling very frustrated by the end of the day and they end up almost not dialing the right people because वो सुबह से एनर्जी रात तक उनकी ड्रेन हो जाती. Correct. With our agent, what the agent has done, it goes through each and every 20,000 people on its own, figure out who they are, qualify them, score them by a propensity out of 100. Right. कि अगर ये रेलेवेंसी है तो 0, 100 है, मतलब 100 में से 100 है. अगर नॉन रेलेवेंट है तो 0 है. मिड लेवल पे है तो 40-50 स्कोर है, वट एवर द क्राइटेरिया इज. उसके बाद दे आर ओनली नाउ कॉलिंग जस्ट
2,000 people out of 20,000 Wow, people. very nice. 80 लोगों की team has been now replaced by 20 people. Very nice. I feel bad about it, नहीं, but it is the future. yes, If you are not doing it, someone else will. correct. So I believe working layer के ऊपर भी जहाँ पे repetitive task है ना, जहाँ पे low thinking है, that also is going to be It was replaced. 100%. Yeah. 100%. आज ही मैं डेटा पढ़ रहा था that there is in the US, this is not India data. In the US, engineers, highest impact of AI has been felt in the 22 to 26 age band. And surprisingly, the age band of 40 plus has seen an increase in job roles, while the opportunities in engineering, software engineering, between 22 and 26 years has seen a decline of nearly 30%, while the 26 to 40 age band has been flat. I understand the logic of के 22 से 26 because that basic level of coding can be easily be done by Claude and everything. But why is it an increase in 26 to 40? Specialization. Because they are the ones who can work on these models. क्योंकि अभी तो building stage है ना, अभी AI is almost like in the construction stage. तो अभी बहुत सारा manual labor चाहिए of specialists, जिनको पता है कि डिप्लॉय कैसे करना है. बिल्कुल, लाइक कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कहाँ आती है, फायर सिस्टम्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल सिस्टम्स क्या होते हैं, सिविल काम क्या होता है, हजार चीज़ों की अभी ज़रूरत है टू बिल्ड दिस एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर अप. जस्ट द सेम वे दैट the internet infrastructure, the triple W world was, or the Web 2 world, or the Web 1 world was built. The same way, this AI world is also getting built with all the grounds people in there. Okay, I'll move on to the next one. Please. You tweeted, my 3 questions that I ask every successful person I meet. What do you do in your free time? What task, activities that make you forget about time? And the third one is, what problems do you enjoy solving the most? पहले तो मुझे अपना बताओ. What do you do in your free time? I just read here. I love reading, and my free time is absolute reading. Not just books, but anything online. I love getting deep into some rabbit hole, random. कोई एजेंडा नहीं, कुछ नहीं, बस आंधी में थैली जैसे बह जाओ. हाँ. बिल्कुल. But how does that change you? I don't even care. I'm not doing it to change me. I'm not doing it to become a better version of myself. मैंने सारे pursuits छोड़ दिए हैं. I have zero pursuits in my life. I'm very happy where I am. I'm living in the present. And I think the beauty of life is कि ज़िंदगी बहुत अच्छे से एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुकी है जहाँ किसी चीज़ की चिंता नहीं है अब. एंड जो सारी चीज़ें चाहिए थी ज़िंदगी में, जो ज़रूरी होती हैं, वो हैं. परिवार है, सेहत है, पैसा है, और कुछ चाहिए नहीं. एंड अब तो यही है कि हर एक दिन एक गिफ्ट है, एंड अब आपको सबसे बेस्ट जीना होगा, ताकि अगर भगवान ने कभी बोला कि ये गिफ्ट आपसे छिन जाए तो कोई रिग्रेट ना रहे, यार ये काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता. तो आई एम नॉट डूइंग इट टू चेंज माई सेल्फ और टू ऐड एनी वैल्यू टू मी. And how do you retain that information? Because that's a problem with me. I don't care. You don't care. I don't care. I don't care. So even if you read a book and you gain nothing out of it? I don't remember any book that I've read. If you asked me even which was this last book that I read, I remember the last book that I read, but I may remember only 10% right now, और वो इसलिए क्योंकि मैंने कल ख़त्म करी थी. एक हफ्ते बाद पूछेंगे मुझे कुछ नहीं याद होगा. Because I'm a firm believer, and I could be very naive in thinking this way, कि जब तुम इतना पढ़ते हो और अपने दिमाग को इतना खोलते हो, तो सही वक्त पे जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो आपका मेमोरी रिट्रीवल सिस्टम कर देता है. So it happens. It does happen. At least I am never at a loss of words or ideas or thoughts when I need them. I may not remember everything the way it is. Like it is so funny, and I say this to stress upon this point. मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि ऑक्सीटोसिन हमारा लव हार्मोन है. मुझे लव हार्मोन याद रहता है, पर मैं नाम भूल जाता हूँ उसका. मैं नाम ही भूल जाता हूँ. तो मैं बहुत बार जाके गूगल सर्च करता हूँ कि यार लव हार्मोन का नाम क्या था. लेकिन मुझे ये याद है, जैसे मुझे अभी याद है, कि ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है. तो जिस समय पे मुझे याद करना होगा मुझे याद हो जाएगा. अब मुझे नहीं पता कि हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, मुझे नहीं पता कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है, पर मुझे ये विश्वास है कि यार जब चीज़ चाहिए होती है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे हार्ड ड्राइव से या आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी से निकल के आ जाती है. एंड दैट्स क्योंकि मैं जब बुक पढ़ता हूँ ना, तो मेरा सबसे बड़ा फेयर यही होता है कि यार तूने बुक तो पढ़ ली, बट तुझे याद कुछ रहा नहीं. तो व्हाट इज इट, हाउ इज इट हेल्पिंग यू? आई ऑलवेज फेल्ट बैड
आई थॉट कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. नहीं, I feel that that's putting too much pressure on something that you should ideally enjoy. हाँ. क्योंकि मसल मेमोरी नामक एक चीज़ है. Like playing tennis has taught me, and I've played tennis for a really long time in my life. It's taught me the most important thing कि repetitions are the things that matter the most in life. तो आप अगर एक ही चीज़ बार बार करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वो कर रहे हैं और आप वो कर रहे हैं. एंड दैट इज़ ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन लाइफ. आपने इसमें ना एक चीज़ लिखी, द मोर द सक्सेसफुल पर्सन द मोर फैसिनेटिंग इज द रिस्पॉन्स. सो ये जो 3 सवाल आप पूछते हो लोगों से, ऐसा कोई बंदा है जिसके बारे में आप मुझे बता सकते हो कि उसने इतना फैसिनेटिंग, इवन इफ यू डोंट वांट टू नेम, बट एनी फैसिनेटिंग आंसर दैट यू गॉट आउट ऑफ दीस थिंग्स? द मोस्ट फैसिनेटिंग दैट आई रिमेंबर, एंड दिस वाज अ बिलियनेयर, वाज and he's an Indian, and most people would not know him by his face, right? So because ऐसे हमारे देश में बहुत सारे like, जो अंधे अमीर हैं, अंधे अमीर, जिनको कोई जानता नहीं, कोई जानता ही नहीं. तो लाइक मैं निकल जाता हूँ, वो दिल्ली में, ल्यूटन्स दिल्ली में रहते हैं, मैं निकल जाता हूँ, मैं खान मार्केट में चलता हूँ, मतलब विंडो शॉपिंग करता हूँ. मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे किसी से मिलना नहीं है, लेकिन मैं दोपहर में जाकर बस टहलता हूँ. एंड लाइक दैट्स सो बिजार. लाइक आई लव डूइंग इट, आई जस्ट लव डूइंग इट. एंड he's nearly 70 now. I would think so, I don't know his exact age, but he's like, मुझे बहुत बहुत पसंद है कि मैं जाके बस टहलूँ मार्केट्स में, क्योंकि मैं खान मार्केट में, थोड़े से पूछते नहीं अमीर हैं शायद, तो इसलिए कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है खान मार्केट. एंड आई जस्ट वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ खान मार्केट विद नो एजेंडा एट ऑल. नेवर स्टेप इनटू अ स्टोर, नेवर बाय एनीथिंग, नेवर ईट एनीथिंग, नेवर मीट एनीथिंग. सो व्हाट इज रीडिंग बुक टू यू इज इक्विवेलेंट टू व्हाट दे डू? आई थिंक the thing with most successful people at a certain point is that they actually embrace boredom as against run away from it. ये मेरा एक common observation रहा है. Of course there are massive, at least visually massive exceptions to this when I think of the likes of Elon Musk, जो मुझे लगता है नहीं है कि ज़िंदगी में शायद एक सेकंड भी बोर होते होंगे. वो होना भी नहीं चाहता. हाँ, मतलब so I don't know because I don't know enough. But the few folks that I've met, not just billionaires, but even very successful people professionally, wealth-wise, anything, they really embrace boredom. उन्हें ना डर नहीं लगता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हसलिंग लोग होते हैं ना, उनको बड़ा डर लगता है कि यार हमारा वक्त ना ज़ाया हो रहा है. एंड ऐसा भी नहीं है, आई हैव टू ऐड दिस कैवियट, ऐसा भी नहीं है कि ये किसी एज पे आके होता है. आई हैव सीन पीपल एज यंग एज इन देयर 30s who love getting bored, who would look forward to getting bored, who would, वो म्यूज़िक सुनेंगे अपना और बस बह जाएंगे उसमें. लाइक घंटों उन्होंने पैसे बना के अपने लिए एक म्यूज़िक रूम बना लिया है और उसमें वो 2-3 घंटे चले जाते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ म्यूज़िक सुन रहे होंगे. वाओ, लाइक दैट्स अमेजिंग. इनफैक्ट मैंने इस पर एक हार्वर्ड की स्टडी पढ़ी थी. सो दे डिड इट विद अराउंड 35,000 अमेरिकन्स, और उसमें था इफ़ ऑन अ डेली बेसिस यू आर स्पेंडिंग 2 to 5 hours ऑफ योर टाइम डूइंग नथिंग, यू आर द मोस्ट हैप्पी. अगर आप 2 से 5 घंटे से कम टाइम स्पेंड कर रहे हो तो या तो आप स्ट्रेस में हो, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा तो यू आर लाइक एग्जॉस्टेड थ्रू आउट द डे. द आइडियल टाइम इज 2 to 5 hours every day that you spend doing nothing. Very interesting. And that's the most peak happiness that people are getting. That's very interesting. And it aligns with what you're saying कि यार boredom जो है वो accept कर दो. वो 2 से 5 घंटे में कुछ नहीं कर रहे लोग, चिल बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे. Correct. Every day when you spend your time, do you have any specific time to just get bored? नहीं, मतलब it just happens whenever it does. Like बिल्कुल हो जाता है. I'm just drifting and I'll leave everything and I'll just drift. तो no specific agenda, no specific slots to get bored. ये मेरा boring का slot है. I'll go further now. हाँ जी. You also tweeted rich countries are largely rich because of the skills of their population and the quality of institutions supporting economic activity. Yeah. Explain to me. See, there are 2 investments that every country has to make. एक तो skills of the people, whether it is driven by the government, whether it's driven by the culture, whether it's driven by a combination thereof. And 2, institutions that are supporting economic activity.
हमारे देश में हमें लगता है कि स्किल पे हमेशा फोकस रहा है, काफ़ी हद तक रहा है, एजुकेशन पे तो कम से कम रहा है, चाहे वो रोड रनिंग भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रोड्यूस कर पाए हैं ऑफ रियली एक्सेप्शनल माइंड्स दैट हैव गॉन ऑन टू डू वंडरफुल थिंग्स. बट आई पर्सनली फील कि हमारे देश में एक खामी हमेशा यही रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम थोड़ा सा निग्लेक्ट भी नहीं बोलूँगा, डिसमिस किया है. लाइक देयर वाज दिस फीलिंग दैट पैसे बनाना गलत चीज़ है, पैसे के पीछे भागना गलत चीज़ है, एक कैपिटलिस्ट माइंड होना गलत है, बिकॉज कैपिटलिज्म विल ऑलवेज लुक्ड एट एज something which is against the working class, something that doesn't uplift everyone but exploits some people at the expense of someone else, which is not capitalism. If you read the history of it and if you read in depth of it, it's clearly the most successful model that the world has seen in comparison to other models. लेकिन हमारे देश में कहीं ना वो एक थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड जहाँ नहीं हम कैपिटलिस्ट बनना भी चाहते हैं, वी वांट टू सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन एंड दैट्स वेयर आई फील दैट वी हैव कंटिन्यू टू सफ़र, क्योंकि उसकी वजह से जनरेशन्स ऐसे बने हैं वेयर दे हैव ऑल्सो बिन रेज्ड विद दैट बिलीफ कि पैसे बनाना, पैसे के पीछे भागना, बिजनेस करना गलत है. नौकरी करना एक ज़्यादा इज़्ज़तदार है, सरकारी नौकरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि वो स्टेबल है, सिक्योर है. बट इट्स क्रेजी हाउ द डिमांड एंड द डिज़ायर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इज़ सो हाई इन आवर कंट्री, while in most other countries it may not be to that level, and at least the few countries that I have read about and met people from, इतना क्रेज नहीं है कि मुझे सरकार के लिए नौकरी करनी है. यहाँ भी किसी को सरकार के लिए नौकरी नहीं करनी है, खुद के लिए करनी है, बिकॉज दे नो इट इज़ द पाथवे टू सो मेनी अदर थिंग्स दैट हैपन इन लाइफ, वेदर इट्स रिस्पेक्ट, वेदर इट्स स्टेबिलिटी, जस्ट सिक्योरिटी ऑफ हैविंग इट डन, औधा जो होता है समाज में. बिल्कुल. तो फिर that is the reality. So whenever you look at developed countries, it's just very, very clear. Skill development and economic activity and institutions supporting that. And I feel that we have done one part right and one part not so much. How can we make the second part right? Institution की बात करें अगर, because मैं नॉर्वे वर्सेस नाइजीरिया का केस देख रहा था. Both are oil rich, right? Norway is, आप देख लो कितना प्रोग्रेसिव, कितना डेवलप्ड है, वर्सेस नाइजीरिया सेम रिसोर्सेज, बट द ओनली डिफरेंस वाज द इंस्टीट्यूशन, द लैक ऑफ फोकस ऑन ensuring the institutions are corruption free, they run smoothly, they are efficient to a power that supports the growth and progressiveness of the population rather than निकालना उनसे कुछ. So how can we make India's institution the same way to what Norway has done? I'm not an expert, but if you ask me my view, putting a gun to my head, I would say कि the government will have to realize कि उसकी need कुछ जगहों पे है लेकिन बहुत जगहों पे नहीं है. And it should not be in the business of getting into those businesses. It should not be running things that it is not the forte of the government to, but either let private partnerships do it or have public-private partnerships to make that happen. क्योंकि at the end of it, for all right or wrong reasons, गवर्नमेंट का जॉब एंड दस उसकी फितरत, उसकी मेंटालिटी बहुत अलग होगी from somebody who is running a business with the sole social responsibility of making a profit from it. I do fundamentally believe that every business's social responsibility is to make profit. I, for the longest time, was not doing that when I was running a venture-funded business. And we'll talk about that. Like today, I'm proud that I'm doing that. It's crazy that for the first time in 16 years, I filed corporate tax 4 years back because that was the first ever time in 16 years that I ever made a profit. But today, I realize how important that is. Or government will have to always have a very different approach, right? So primary education, absolutely government. क्योंकि primary education ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो एक right होना चाहिए हर एक बच्चे का, and बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोग अगर उसको एक प्रॉफिट मेकिंग से अप्रोच करेंगे तो इट विल बिकम आउट ऑफ रीच फॉर द मासेस. लेकिन
The minute it gets into, say, secondary education or higher education or even tertiary education, I personally believe government की involvement बहुत कम होनी चाहिए and private partnership बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. तभी वो curriculum बहुत up to date रहेगा, तभी job opportunities आपको अच्छे से मिलेंगी as soon as you graduate. Skill building बहुत अच्छे से होगी क्योंकि skill building and economic activity will be interlinked. It will not be disconnected. ऐसा नहीं है कि curriculum कोई और बना रहा है जो कि से सरकार में बैठा हुआ है लेकिन job कोई और दे रहा है जिसका कुछ influence ही नहीं है उस पर. तो they'll be like यार ये employable भी नहीं है. And that is why 43% of Indian graduates are unemployable. Yeah. Unemployable. ये नहीं है कि उनको ट्रेनिंग करके मिल सकते हैं, मतलब हम शुरू भी कहाँ से करें. That number should not be 43%. It should be at best, I don't know, 3%. But it is 43 and that's simply because जो वो पढ़ रहे हैं, companies उसको use नहीं कर सकती हैं. तो lots of other such things. But मुझे बताओ कि आपने बोला कि secondary education, all of this education can be outsourced to private, right? Primary, of course, can be a part of the government. Secondary की अगर हम बात करें तो IITs and IIMs are there, right? They are government education institutions. Why are they then most sought after? Because they just recruit the best students. Like, you didn't become smart because you went into IIT. You were smart and that's why you got into IIT. It's a huge difference. तो अगर आप एक ऐसा funnel बनाएंगे जहाँ आप इस देश के सबसे स्मार्ट लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा ना भाई. मतलब कॉज एंड इफेक्ट अगर आपने समझा होगा तो कॉजेशन स्टोरी तो इसको आराम से प्रूव कर ही देगी. करेक्ट. तो तुम हाईएस्ट आईक्यू वाले लोगों को ले रहे हो और तुम उनको 4 साल कुछ भी नहीं पढ़ाओगे, वो तब भी हाईएस्ट आईक्यू रहेंगे. जंग नहीं खाएंगे वो, क्योंकि आपस में ही जब वो शाम को अपने हॉस्टल में बैठेंगे ना, जैसे आपने भी किया ही होगा, उसी से स्पार्क्स निकलेंगे, उसी से दिमाग खुल जाएगा. क्लास में तो इनफैक्ट बैठ के शायद दिमाग थोड़ा सा जंग ही खाने लगेगा, जो कि हो सकता है. मैं कभी आईआईटी गया नहीं क्योंकि इतना समझदार कभी था ही नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि क्या होता है वहाँ. ऐसा हो सकता है कि यार क्लास में बैठ के तो थोड़ा सा हम कम ही हो रहे हैं, लेकिन जैसे क्लास से बाहर निकलते हैं ना तो वो जेई 10 नंबर के साथ बैठे हुए हैं, जेई 100 नंबर के साथ बैठे हुए हैं, दिमाग ही खुल जाता है. लाइक आइडियाज़ अलग लेवल के बनने शुरू हो जाते हैं, उससे स्टार्टअप आइडियाज़ आते हैं, उससे ये होता है, उससे वो होता है. बिकॉज दे आर fundamentally bright. That's the same thing with NEET or AIMS. That's the same thing with NLS or law. That's the same thing with anything, even NIFT and fashion design. The point is, if you select the brightest students through a funnel, which is what, say, UPSC does, you will, of course, get the best outcomes. That's not the thing. The thing is, क्या IIT, and this is where I would have loved, right? कि IIT बोलता है यार मैं ना किसी को भी ले सकता हूँ, किसी को भी, और 4 साल बाद वो इंसान इस दुनिया का सबसे टॉप इंजीनियर में से एक होगा. देन आई विल बी लाइक, यू नो व्हाट, आईआईटी इज द शिट. बट दे आर लाइक नहीं, हम छांट के एक ऐसा एग्जाम बनाएंगे जो इतना मुश्किल होगा कि 99% लोगों को तो पता भी नहीं होगा शुरू कैसे करना है. आई रिमेंबर माई MS IIT कानपुर इंटरव्यू, which was the closest I got to getting into an IIT. तो 2 साल JEE दिया, नहीं आया, दूर तक नहीं आया, क्योंकि था ही नहीं इतना औकात. फिर बोला चलो छोड़ो, BSc किया और फिर बोला चलो MSc के लिए जाएंगे. MSc फिजिक्स होता है, गेट दिया, गेट में थोड़े बहुत नंबर आ गए और फिर मैं IIT कानपुर इंटरव्यू के लिए गया. और मैं इंटरव्यू में घुसता हूँ और मेरे सामने बैठे हुए हैं HC वर्मा. वाओ, क्रेजी. तो मेरा दिमाग ही एकदम फट गया. लाइक ये तो अब कुछ पूछेंगे, मुझे पता ही नहीं होगा. उन्होंने वही किया, वो गए बोर्ड पे, उन्होंने कुछ साइन कर्व बनाया, उन्होंने बोला इसको सॉल्व करिए. मुझे पता भी नहीं मैं शुरू कहाँ से कर रहा हूँ. मैंने 2 घंटा उसको स्टेयर किया होगा, या 2 मिनट उसको देखा होगा, चौक अपने हाथ में रखा, मैंने चौक वापस रखा, मैं बोला सॉरी सर, आई डोंट नो, एंड आई वॉकड आउट. बिकॉज आई न्यू आई जस्ट वॉजंट स्मार्ट इनफ एवर टू मेक दैट हैपन, और वट एवर यू मे कॉल दैट, लेकिन था ही नहीं. अब दैट्स द रियलिटी. अब अगर मैं होता नितिन बजाज तो मैं कर लेता वो, एंड वो सॉल्व हो जाता. एंड दैट्स व्हाई आई वुड मेक इट. तो कोई भी नहीं कर पाता यार. मतलब वो तो उनको दिख ही गया होगा, जैसे मैं अंदर घुसा होगा कि इससे तो हो ना पाएगा, तो उसको 2 मिनट में निकाल दो. बट मुझे ये बताओ कि व्हाट इफ IIT, जैसे आप बोल रहे थे कि लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी प्राइवेटाइज्ड एंड कुड बी बेटर. डू यू थिंक IITs will become better if you privatize them? Yeah, I don't know, but I like to believe yes. And here's the reason why. The biggest difference will be that it will make an infrastructure and an environment that will support the industry. Ultimately, वही है.
क्योंकि जैसे आई एम अ आउटकम ऑफ ISB विच इज़ एन आउट एंड आउट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. ये जब आप IIT की बात बोल रहे थे ना, आपने किसी को ये नहीं बोला आप ISB भी गए हो? हाँ नहीं वो तो हल्के में आपने बताया. नहीं वो ऐसा बट वो यार 5 साल पुराना स्कूल था उस समय पे. तो मैं क्योंकि US से आया था तो मैं आराम से घुस सकता था. बट एनीवे द पॉइंट वाज कि वो कंसेप्शलाइज ही ऐसे किया गया कि यार इस देश के दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने बोला यार एक ऐसा बिजनेस स्कूल होना चाहिए जो वाकई में वो सिखाए जो हमें ज़रूरत होती है एंड डे 1 से इम्प्लीमेंट हो सकता है. तो उन्होंने वो बनाने की कोशिश करी. अब वो चाहते तो वो भी फिर गवर्नमेंट एक्रेडिटेड हो सकते थे, ये सारा अपना UGC से अपना रिकग्नाइज करवाओ डिग्री ये सब वगैरह. उन्होंने बोला नहीं करना है वो सब फॉर ऑल द राइट रीजंस, एटलीस्ट आई बिलीव सो. And it's turned out to be a good thing. Yeah. The same thing with, say, an Ashoka University. The same thing with, say, a Plaksha. Correct. Because they're all going to develop something which will be progressive. And मुझे personally ऐसा लगता है that the only reason, not the only reason, the only advantage that the IITs or the IIMs for the longest time served was to ensure that there was no economic disparity. कि कोई इंसान एक बहुत छोटे से गांव से बहुत incredible intelligence के साथ अगर आ रहा है तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि 25 लाख रुपए की डिग्री वो कैसे करेगा. बट उसके लिए भी मैं जैसे जब ISB गया 15 लाख रुपए की डिग्री थी, ये 20 साल पुरानी हुआ था, तो बेइंतहा महंगा था. लेकिन मुझे लोन मिला और 99% बच्चे आज भी ISB लोन लेके ही जाते हैं क्योंकि कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता. लेकिन वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोन चुकाने की क्षमता इस कोर्स को करने के बाद मुमकिन होगी. करेक्ट. That is the same way it should be done. That is what I mean by economic activity. Like कि आप एक पैसे के संतुलन को समझते हैं, उसके जज्बे को समझते हैं, उसके इनफ्लो एंड आउटफ्लो को समझते हैं, तो आप एक कर्ज लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि आपको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप एक धंधे के लिए भी बिजनेस लोन लेंगे, उसका एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आएगा. That's the same thing you should think about education as well. Education for me is a return on investment. And मैं अक्सर बोलता हूँ कि ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही लोन लेने चाहिए अगर आप ले सकते हैं, कि एजुकेशन लोन और एक घर का लोन. क्योंकि ये दोनों हमारी हैसियत के बियॉन्ड होते हैं जब हम वो लेते हैं, लेकिन उसको एक रिटर्न मिलता है, चाहे वो एक इमोशनल रिटर्न हो इन द फॉर्म ऑफ अ हाउस या एक प्रोफेशनल रिटर्न हो इन द फॉर्म ऑफ अ डिग्री. Crazy. I'll move on to the next one. Please. Yeah. If it keeps you worried, it's not a good investment. Yes. And I can totally relate with that. रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं ये जो आपका ट्वीट था इसको मैंने स्पेशली पिक किया कि ये तो मैं पूछूंगा. एंड आई वाज आल्सो लुकिंग एट व्हाट वॉरेन बफेट सेड, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर इवन 10 minutes. सो टेल मी समथिंग. आप ऑलरेडी बहुत फाइनेंस और इसके बारे में बात करते हो, मनी मैटर्स, ऑल ऑफ दैट, बट यू हैव टू टेल मी समथिंग रिलेटेड टू दिस विच पीपल डोंट नो और यू हैवंट टॉक्ड अबाउट येट. यार ऐसा frankly है नहीं, because it's very difficult for me to pick something which I haven't spoken about yet. But it is very simple in its ideology, very difficult to implement. क्योंकि इंसान का लालच जो है वो एक बहुत ही unexplained power है. ग्रेविटी जितनी स्ट्रांग है ना उतना ही लालच भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो आपको ऐसे खींच के ऐसी चीज़ें करवाता है which you don't even realize or can explain later on कि मैंने ये क्यों किया यार, क्यों किया मैंने, वो हाइंडसाइट में ही पता चलता है. तो सिंपल सी चीज़ है यार कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने करी एंड आपकी रातों की नींद उड़ गई है, पता नहीं यार क्या होगा, कैसे होगा, पैसा डूब तो ना जाएगा, मिल जाएगा, ये सब वगैरह वगैरह, वो आप क्यों करते हैं? सिर्फ एक कारण से, क्योंकि आपको लगता है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे. सिर्फ यही कारण, और कोई कारण नहीं है. ये बिल्कुल भी ना देश प्रेम है, ना इंसान का प्रेम है, ना खुद का प्रेम है, ना कुछ ऐसा है. ये सिर्फ और सिर्फ पैसा बढ़ाने की एक लत है, एक लालच है. एंड वॉरेन बफेट की एक और कहानी बिल गेट्स के साथ जो मेरी फेवरेट कहानी ऑफ ऑल टाइम्स, वो है कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हैं. तो बिल गेट ने वॉरेन बफेट से एक दिन पूछा कि वॉरेन, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है. आप बोलते हैं कि सही दाम पे किसी स्टॉक को खरीदिए और फिर ज़िंदगी भर या काफ़ी लंबे दौरान तक उसको रखिए, आपके पैसे बन जाएंगे. ये इतनी सिंपल है. इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके बहुत सारे लोग और अमीर क्यों नहीं बने? तो वॉरेन बफेट सिंपल बोलते हैं, यार बिल, इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान ना धीरे से अमीर नहीं बनना चाहता. सिंपल. हर एक इंसान रातों रात अमीर बनना चाहता है. कोई भी लंबे दौरान में अमीर नहीं बनना चाहता. लेकिन अगर बनना चाहे तो
इतना क्रेजी है कि यार ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क के साथ आप अमीर बन सकते हैं, ज़ीरो रिस्क. आई डोंट इवन मीन स्लाइट रिस्क, लाइक द प्रोबेबिलिटी कि आपका स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट 10 साल के पीरियड में आपको एक नेगेटिव रिटर्न दे इज़ ज़ीरो. इट इज़ ज़ीरो. आप किसी भी 10 साल के पीरियड को ले लीजिए, ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली, इसका मतलब ये नहीं है फ्यूचर में नहीं होगा, बट हिस्टोरिकली कोई भी 10 साल का पीरियड में कभी भी ज़ीरो रिटर्न नहीं आया. इनफैक्ट एवरेज रिटर्न जो है वो 12% हुआ है. एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज़ बीन ग्रेटर देन 8%, जो कि FD का रिलेट होता है, हैज़ बीन 95%. तो ये तो ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क हो गया ना, कि आप 10 साल तक वेट कर लो. सिर्फ अगर आपने कर दिया, आपका रिटर्न गारंटीड है. तो आप क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि आपको रातों रात अमीर बनना है. लेकिन रातों रात अमीर बनने का यही आपको खर्चा देना पड़ेगा. द प्राइस ऑफ इट विल बी कि आपकी रातों की नींद गायब होगी, बिकॉज वो भी गारंटी नहीं है. वो भी गारंटी नहीं है, वो तो रिस्की है. क्रिप्टो में इतने लोगों ने अपने हाथ जलाए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आती थी, यहाँ कहीं पेड़ खरीद लो, यहाँ कहीं घर खरीद लो, यहाँ के प्लॉट खरीद लो, इतना कुछ हमारे देश में है. NFTs ले लो, यहाँ इधर डाल दो किसी किट्टी में, किसी यूलिप में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. व्हाट्स योर, अगर आप रैंक करना चाहो, लाइक people are watching this, if they want to pick the lowest risky investment, how will you rate in order? यार सबसे लो रिस्क तो FD है, because that is the surest way of doing it. Which is not your favorite? Which is not my favorite for an investment perspective. It is great for protecting your money, but it is certainly not for growing your money. उससे पैसे बढ़ेंगे नहीं, सिक्योर रहेंगे. तो आप अपने माँ बाप को वो रेकमेंड करिए, आप अपने इमरजेंसी फंड को उसको इन्वेस्ट करिए, लेकिन प्लीज़ उसको पैसे मत ग्रो करिए. कोई भी FD से अमीर नहीं बना है. How much out of their 100% money, how much people should allocate to FD? It's not a percentage, it is the number of months. तो कायदे से 6 से 12 महीने का जो आपको ज़रूरत का खर्चा है, वो हमेशा आपका एक इमरजेंसी फंड में होना चाहिए. और वो आप एक FD में रख सकते हैं या एक लिक्विड फंड में रख सकते हैं, जो कि ऑन एन एवरेज आपको 5 से 7% देगा, 5 से 6% एक्चुअली उतना ही देगा, विच इज़ फाइन. इट जस्ट हैज़ टू बेयर मिनिमम टच इन्फ्लेशन. फिर उसके बाद आता है आपका प्रोविडेंट फंड्स, EPF हो गया, PPF हो गया, जो आपको करीब 7% दे देगा. फिर उसके बाद आपका आर्बिट्राज फंड्स आता है, जो करीब आपको 8% दे देगा. फिर आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड या कॉर्पोरेट डेट फंड्स, वो आपको करीब 9% दे देंगे. फिर आपका सोना आता है, जो आपको करीब 10 से 11% दे देगा. फिर आपका निफ्टी 50 या इंडेक्स फंड आता है, जो आपको करीब 12 या 13% दे देगा. फिर आपका मिड कैप इंडेक्स फंड आता है, जो करीब आपको 14 से 15% दे देगा. और फिर आपका स्मॉल कैप इंडेक्स फंड आता है, जो आपको करीब 17 से 18% दे देगा. इसके ऊपर सब कुछ भगवान भरोसे है. अगर कोई भी आपको 18 से ऊपर दे रहा है, तो भाई अगर वो दे सकता है तो वो खुदा है. और उनसे यही है कि सोच समझ के करिएगा, क्योंकि कोई भी अगर कंसिस्टेंटली 10-20 साल तक आपको 18% से ज़्यादा दे सकता है, वो अनबिलीवेबल रिटर्न है. क्योंकि जो लॉ ऑफ 72 होता है, बहुत सिंपल सा लॉ होता है कि जो भी आपका रेट ऑफ रिटर्न है, आप 72 को उससे डिवाइड करिए, जो नंबर आएगा वो नंबर होगा कि कितने सालों में आपका पैसा दुगना होगा. तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 20% से ग्रो कर रहे हैं एंड 72 डिवाइड बाई 20 इज़ अबाउट 3.5, मतलब हर 3.5 साल में आपका पैसा दुगना हो रहा है. तो अगर आप 20% को मान लीजिए 18 साल तक पाक करके रखते हैं, तो आपका पहला 3.5 साल में दुगना हुआ, फिर दूसरे 3.5 साल में 4 गुना हुआ, मतलब 7 साल हो चुके हैं. फिर 10.5 साल में 8 गुना हो चुका है. फिर 14 साल में 16 गुना हो चुका है. और जब तक आप 18 साल तक आएंगे 32 गुना हो चुका होगा. तो आपका पैसा 18 साल में 32 गुना हो चुका होगा, अगर आप 20% रेट ऑफ रिटर्न पे ऑन एन एवरेज ग्रो करते रहेंगे. तो इनसेन क्रेजी ग्रोथ है. इससे ज़्यादा किसी इंसान को नहीं चाहिए. अगर वो बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है. तो 20% बहुत है, लेकिन लोगों को पिछले 3-4 साल में इतनी लत लग गई कि 40% तो ऑब्वियस ही होता है. स्मॉल कैप तो 30% से ग्रो ही दे रहा था, तो ये तो होना ही चाहिए. वो सब पीक्स एंड ट्रफ्स होते हैं. एंड आपके पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्या क्या परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन है? मेरा यार, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, तो दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन अगेन, लेकिन मेरा नियरली 60 to 65% जो है वो स्मॉल कैप डिप्लॉयड है. क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ डिप्लॉय किया है जिन पे मैं भरोसा करता हूँ. ऑलमोस्ट 20% जो है वो US में है, एंड अबाउट 10% जो है वो
नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में है, करीब 5% क्रिप्टो में है। क्रिप्टो एज वेल। क्रिप्टो एज वेल, आई एम लॉन्ग ऑन क्रिप्टो एज अ टेक्नोलॉजी। मैं क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करता हूँ, ट्रेड तो मैं किसी भी चीज़ में नहीं करता हूँ। क्रिप्टो का मेरा सिंपल है, मैं सिर्फ बिटकॉइन, सोलाना और इथीरियम ही लिया हुआ है, और वो भी स्पेसिफिक 1 बिटकॉइन, 10 इथीरियम, 100 सोलाना, ये मेरा पोर्टफोलियो है। जब इस पोर्टफोलियो में मैं पहुंचा तो मैंने खरीदना बंद कर दिया, एंड आई हैव अ फीलिंग कि ये पोर्टफोलियो ही काफ़ी होगा, मतलब फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट दैट आई वांट टू मेक, एंड दिस इज अबाउट 5%. And when you pick these small cap funds, is this a fund or is it a equity, single individual equity? नहीं, मैं इक्विटीज़ नहीं उठाता हूँ। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू पिक एनी स्टॉक, सो आई डोंट डू दैट। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है ऑफ हाउ टू पिक स्टॉक, सो आई ओनली पिक अप पोर्टफोलियोज। या तो वो म्यूचुअल फंड से होगा या वो एक PMS से होगा, बट आई डोंट पिक इंडिविजुअल स्टॉक्स बिकॉज आई हैव नो बेसिस। तो मेरे पूरे पोर्टफोलियो में शायद 2 ही इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं। Everything is fund. Everything else is a fund. Everything else is a fund. The surest way to win in life is to be generous with your money with hardworking people. Correct. Is that something आपने बोला? मुझे ये समझना है कि कहाँ से आया और क्यों आया ये, मतलब what triggered you to think it like that? यार ये इनफैक्ट ना बहुत टाइम से ये अभी की रियलाइजेशन नहीं है। दिस इज़ ऑलवेज बिन माई एक्सपीरियंस कि हार्ड वर्किंग लोगों को ज़्यादातर इस दुनिया में उतनी अहमियत नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ फैक्टर ऑफ स्मार्टनेस एंड स्ट्रीट स्मार्टनेस दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो सिर्फ मेहनती होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अक्सर जो मेहनती लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि हम मेहनत करेंगे तो हम दिख जाएंगे, लेकिन सिर्फ मेहनती लोग नहीं दिखते हैं। मेहनती लोग जब तक चिल्लाते नहीं हैं, जब तक अपने काम के बारे में बात नहीं करते हैं, जब तक दिखाते नहीं हैं, वो नहीं दिखते हैं। तो अगर आपको कोई मेहनती इंसान दिखे और आप अपने वक्त और अपने पैसे के साथ लेकर उनके सामने बहुत जेनरस हैं, तो वो मेहनती इंसान ना और मेहनती बन जाता है, एंड आपका काम आसान हो जाता है। आप जो उनसे चाहते हैं, जो उनसे करवाना चाहते हैं, वो बहुत आसानी से होने लगता है। एंड दिस इज़ अ पैटर्न आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल माई लाइफ। पर ये था कि पहले सिर्फ वक्त देने की ही हैसियत थी, पैसे थे नहीं। अब पैसे और वक्त दोनों आ चुके हैं, तो दोनों दिया है, तो अब और भी ज़्यादा दिख रहा है। एंड इट्स क्रेजी कि हम इतनी छोटी टीम होकर इतना बड़ा कुछ कर पाते हैं, सिंपली बिकॉज बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत अच्छे दिल के लोग हैं, और उनको मैं बेइंतहा बिगाड़ के रखता हूँ, पैसे से और वक्त से भी। बट हाउ डू यू स्पॉट समवन कि ये मेहनती है? यार ये ना एक बहुत इवॉल्व्ड प्रोसेस है जो मैंने पिछले 12 साल से डेवलप किया है, एंड मैं उसको यूज़ करता आया हूँ। हमारा हायरिंग प्रोसेस एट वेबवेदा, जो मैंने नियरबाई में भी यूज़ किया था, बहुत यूनिक है। हम रेज्यूमे बिल्कुल नहीं देखते हैं, हम रेज्यूमे अंत तक नहीं देखते। हम जब भी कोई अप्लाई करता है, उनको 20 सवाल जो आपने निकाले हैं वो 20 सवाल पूछते हैं। इससे इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इनका उनके काम से कुछ लेना देना नहीं है, इन सवालों का सब कुछ वो इंसान कैसे हैं उससे लेना देना है। फिर हम उनको 2 टेस्ट भेजते हैं EQ के अराउंड, एक इमोशनल डिसफंक्शनैलिटी पे कि वो इमोशनली फंक्शनल या डिसफंक्शनल हैं या नहीं, और उनके अटैचमेंट स्टाइल पे, क्योंकि हर एक इंसान के 4 अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। हम सिर्फ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स के लोग ही ढूंढते हैं। एक्सप्लेन टू मी मोर। अटैचमेंट स्टाइल होता है कि बचपन में आपके माँ बाप और आपका रिश्ता कैसा था, एंड आप उनकी वजह से रिश्ते कैसे बनाते हैं। ओके। तो एक होता है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, एक होता है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, वो लोग जो रिश्ते बनाने से डरते हैं। एक होता है एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, वो लोग जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये रिश्ता मुझसे छिन जाएगा। और एक होता है विच अगेन इज़ नॉट पॉजिटिव और नॉट प्रोडक्टिव। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स आर द वन जो लोग अपने रिश्तों में सिक्योर होते हैं, एंड हम सिर्फ उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं। फिगर आउट कैसे करते हो? पर लाइक हाउ डू यू these are established tests that we give them, and then they have to come back with an answer. And this is a qualitative answer or a subjective answer? These are subjective answers. These are all proven, right? So ये हमने नहीं बनाए, साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ये जब 3 चीज़ें हम करते हैं, ये 20 सवाल हो गए, ये 2 इक्विटी टेस्ट हो गए, उससे इंसान के बारे में बहुत पता चलता है। एंड सिंपल सवाल हमारा ये होता है कि इस इंसान के साथ काम करने में मज़ा आएगा कि नहीं, क्या एक ऐसा इंसान है जिसके साथ हम दोस्ती करना चाहेंगे, इसके साथ वक्त बिताना चाहेंगे, इससे कुछ सीखना चाहेंगे। सो इट्स अ स्मेल टेस्ट, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर टू दिस, बट हैविंग डन इट फॉर ऑलमोस्ट 12+ years, I have that sniff test
वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, एंड मेरा पूरा काम एज अ लीडर इज़ कि मैं अपनी टीम को, जो भी वो हायर कर रहे होते हैं, इसी स्मेल टेस्ट से वाकिफ़ कराऊँ. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो 20 आंसर के सवाल पूछते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको इस इंसान की एक छवि बनाइए. तो एक कल्पना करिए कि ये इंसान कैसा है, क्या किस टाइप के कपड़े पहनता है, किस टाइप की इसकी हॉबीज़ हैं, किस टाइप के वो चीज़ें बोलता है, किस टाइप का कंटेंट देखता है, एंड यू स्टार्ट मेकिंग दैट persona, and then you meet that person in actual, and then you realize whether that persona is close to that imagination that you had or not. And जितना ज़्यादा आपका hit rate अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपका observation and आपका smell test अच्छा हो रहा है. जितना ज़्यादा आप दूर हैं, you still have ways to go. And it is not then surprising, or it's not any stroke of luck, कि फिर हमें वैसे ही इंसान मिलते हैं छांट के, जो कि हमारे जैसे हैं, जिनसे हम काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं. It's a very slow process, but it works tremendously well. What do you prioritize more, skill or this? Oh, absolutely. The hiring philosophy that I've always maintained is attitude is greater than experience, is greater than education. So for me, the attitude of the person is paramount. मैं किसी भी इंसान को कुछ भी सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं उसको बदल नहीं सकता. तो मेरे को वो इंसान चाहिए जो सही है. सही की परिभाषा मैंने अपने लिए बनाई है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान हर जगह सही होगा. इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई अगर मेरे लिए सही है तो हर जगह सही होगा. राइट. वो सिर्फ मेरे लिए सही है. लेकिन अगर वो इंसान सही है तो मैं उसको वो हर एक चीज़ सिखा सकता हूँ जो उनको सीखने की ज़रूरत है, और हर एक चीज़ पढ़वा सकता हूँ जो उनको पढ़ने की ज़रूरत है. एंड हैज़ इट एवर बैकफायर्ड? जो आपने बात बोली कि बी जनरस विद हार्ड वर्किंग पीपल. नहीं, इट इज़ नेवर. आज तक कभी बैकफायर नहीं हुआ? नेवर यार. आई हैव ऑलवेज. इसका कारण ये भी है कि मैं इन सब चीज़ों को याद नहीं रखता हूँ, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो बैकफायर हुआ होगा, बट आई डोंट इवन रिमेंबर, बिकॉज फ्रैंकली आई डोंट. मुझे जनरली ऐसा लगता है कि लाइफ हैज़ अ वंडरफुल वे ऑफ गिविंग बैक. इफ़ यू आर नाइस टू पीपल, दैट नाइसनेस विल ऑलवेज कम बैक. इफ़ यू काइंड टू पीपल, विल ऑलवेज कम बैक. एंड जैसे कि आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग एज वेल, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग टू बी काइंड. नथिंग एट ऑल. So why wouldn't you be? And trust for me is a very important ingredient to function. Awesome. And before you leave, any advice you want to give to me? नहीं यार, I think the thing that is best for you, and the reason why I even here is because you've proven through your consistency that you can do it. And genuinely मैं हर एक इंसान को अगर बता पाऊँ तो मैं यही बताऊँगा कि लास्ट मैन स्टैंडिंग एक स्ट्रैटेजी है, एक माइंडसेट है. लास्ट मैन स्टैंडिंग एक होप नहीं है. वो इंसान हमेशा जीतता है जो अंत तक खड़ा होगा. तो अब सवाल यही है कि आप अंत तक खड़े होने के लिए तैयार हैं कि नहीं. एंड दैट इज़ वाई माई क्वालिफिकेशन कि मैं किसी के वीडियोस देखूंगा भी नहीं. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके कितने व्यूज़ आए हैं, क्या एंगेजमेंट है, क्या नहीं है. अगर आपने 100 एपिसोड किए हैं एक पॉडकास्ट में, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ तो है जो इतनी एक लंबी जर्नी तय करने के लिए तैयार है. एंड इफ दैट इज़ द केस, देन यू हैव माई रिस्पेक्ट, एंड यू सीम टू बी ऑन दैट पाथ. जस्ट कंटिन्यू ऑन दैट पाथ, बिकॉज when everyone has done their bit and everyone is tired and you're still at it, you're going to win, and that's the beauty of life. Thank you so much. All the best, Nathan. Thank you.